नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश मुटरेजा। स्वागत है आपके हमारे पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ समाज की एक ऐसी हस्ती है, कहते हैं कि सूर्य को दिया दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो आज मेरे साथ स्वदेश चड्ढा जी हैं और देखिए स्वदेश चड्ढा, इनके नाम से ही कितना प्यारी एक झलक आती है। जब बचपन में इनके माता पिता ने इनका नाम रखा होगा स्वदेश, तो बचपन से ही इनके अंदर देखिए स्वदेश की भावना आई है। तो स्वदेश जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने हमारे लिए समय निकाला और आज हमारे दर्शक आपके भी विचार सुनेंगे और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम समाज के लिए क्या क्या अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं स्वदेश जी से कुछ सवाल पूछूंगा और आशा करता हूं कि हमें भी कुछ स्वदेश चड्ढा जी से कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे दर्शक भी प्रोत्साहित होंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सभी ओम सेना भवतु सैनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहै तेजस्विनाम धीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय राष्ट्रीय भक्त, आप सबको मेरा प्रणाम और खासकर श्रीमान सुरेश जी को साधुवाद और आभार। ये मेरे बचपन के मित्र रहे हैं। हम इकट्ठे ही शाखा में जाते थे और मैं इनका एज ए बड़ा ब्रदर, पूरी इनके परिवार के अंदर सब लोग मुझे बड़े के नाते मानते हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप इस माध्यम से समाज में नई जागृति लाना और अपने बच्चों को समाज के साथ जोड़ना, इसके लिए सुरेश जी का बहुत बहुत आभार और साधुवाद, धन्यवाद। जय हो। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप यह बताइए कि आपने बचपन में जो शिक्षा की और उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप कुछ? बचपन में मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। मैंने एक कॉर्पोरेशन के स्कूल में शिक्षा ग्रहण की 5वीं तक, उसके बाद डीएवी स्कूल में। बचपन से ही मेरी जो नेचर सामाजिक राष्ट्रीय के प्रति, बचपन में जब मैं स्कूल 5वीं क्लास तक पढ़ता था तब मुझे स्कूल में सभापति का एक डेजिग्नेशन दिया गया था जो स्कूल की तरफ से। तो पूरे स्कूल को मैं कंट्रोल करता था, मार्गदर्शन देता था बच्चों को। बचपन से ही मेरा ये लाइफ स्टाइल रहा है कि मिलजुल के सामाजिक रहना। और मेरा हर एक 5वीं तक 11वीं तक, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की दयाल सिंह कॉलेज से, फिर एमकॉम की। पूरे कॉलेज टाइम में भी विद्यार्थी पीरियड में पूरा लोगों के साथ सहयोग करना, मिलना, हर एक को अपनी विचारधारा से अवगत कराना और अपने धर्म के साथ जोड़ना। बचपन से मेरा मोटिव रहा है कि मुझे धर्म के साथ व्यक्ति को जोड़ना। अभी मुझे कभी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ, आप अपने बच्चों को मंदिर जरूर लेके जाओ। जो भी आपका धर्म स्थान है, जो भी आपका गुरु स्थान है, तो अगर आपका बच्चा मंदिर से जुड़ा रहेगा तो समाज की बुराइयों से दूर रहेगा। अगर कभी वो मंदिर गया नहीं तो उसको भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं मालूम, तो कम से कम मंदिर जाएगा तो वो देखेगा कोई गलत काम करेगा, भगवान मुझे वॉच कर रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं। इसके उधर अपने आप लाइफ स्टाइल भी उसका चेंज होगा। हाँ, बैंक की नौकरी आपने कैसे शुरू की और आपका अनुभव कैसा रहा? मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति था जो नौकरी करता। सारे परिवार के लोग बिजनेस, हमारे अपने परिवार के आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस है। 1932 में पंजाब के फगवाड़ा के पास एक गांव है हदियाबाद, वहाँ से हमारे फोर फादर 1932 में दिल्ली आए। मेरा जन्म स्थान भी पहाड़गंज का ही है और तब से इसका नाम क्या करते हुए सारा परिवार बिजनेस में होते हुए मैं अकेला व्यक्ति था, एक तो क्वालिफाइड होने के बावजूद। और मेरी इच्छा थी भी नौकरी की जाए, नौकरी में देखे। नौकरी में मेरी अपॉइंटमेंट बॉम्बे हुई और मैं लगभग 8 साल बॉम्बे जॉब में रहा। और एक प्रभु की कृपा रही, यहाँ भी मैं रहा, मैं अपने मकान में रहा। बॉम्बे जाकर ही मैंने अपना मकान खरीदा और मेरी शादी हुई, मिसेज भी बॉम्बे में रही। तो टोटल इसका नाम क्या, अपने परिवार में पहला व्यक्ति था नौकरी करने वाला था मैं। तो मैं बैंक में ज्वाइन किया और बैंक में भी अपना एक अच्छा बात हूँ। बैंक में आपने देखा होगा किसी भी काउंटर में किसी का काम नहीं होता, मेरे पास आया था कि जो भी काम ना होता हो चड्ढाई के बाद चल जाओ, अपने आप करवा देंगे। हालांकि मेरी सीट का नाम काम ना भी होते हुए उससे करवा, चल मैं कर देता हूँ। कंप्यूटर, उसके तो कंप्यूटर सिस्टम आ गया था आजकल, तो
तो कंप्यूटर में काम लगभग मैंने अपनी पूरी जॉब 38 साल की जॉब पूरी की। 2016 में रिटायरमेंट हुआ पूरी जॉब करने के बाद, तो बहुत आनंद से अपनी जॉब निभाई। तो चड्ढा साहब, नौकरी के दौरान कोई यादगार घटना जो आज भी दिल में आपके बसी हो, कुछ हमारे श्रोताओं को बताएंगे? ऐसी तो नहीं, प्रत्येक दिन। एक और आपको बात बताऊं कि पहाड़गंज में 90% लोगों को नहीं मालूम था कि मैं नौकरी करता हूँ। को कहते सारा दिन तो आप पहाड़गंज में रहते हो, किसी की क्रिया में सवेरे किसी की ओपनिंग में रहते हो, दोपहर को शमशान भूमि में मिलते हो, शाम को 3-4 बजे क्रिया में मिलते हो, रात को शादी में मिलते हो, आप नौकरी किस टाइम करते हैं? तो अपनी मैनेजर जो अपने विचारधारा के थे वो कहते चढ़े हमारा टारगेट पूरा कर दो, हमारा डिपॉजिट पूरा कर दो, हमारा लोन पूरे कर दो, हमें और कुछ नहीं, या बस 5 मिनट के लिए आ जाओ तो हमें तसल्ली होती है कि सारा बैंक का काम स्मूथ से निपट जाएगा। तो बैंक में रहते हुए भी मैंने हर एक की सेवा के साथ साथ, तो कई ऐसे बैंक में आते हैं, कई वृद्ध व्यक्ति आते हैं। आपको एक उदाहरण दूं, मैं अपनी संघ परिवार की विचारधारा को बिलोंग करता हूं। उसमें रहते हुए मैंने पहाड़गंज ब्रांच में जब पंजाब एंड सिंध बैंक में था तो मैंने 1000 आदमी की पेंशन लगाई। लोग समझते पंजाब सिंध बैंक पेंशन है, नहीं, वो एमएलए के थ्रू, जबकि एमएलए कांग्रेस की थी अंजीर राय जी। उन्हें कहा चड्ढा जी आपके माध्यम से जो व्यक्ति आएगा वो जेन्युइन व्यक्ति होगा। तो उनसे फॉर्म लेके तो लगभग 1000 के करीब की अपनी वृद्ध माताओं की विडो पेंशन और सीनियर सिटीजन पेंशन जो भी था उन लोगों की पेंशन लगा के बैंक में रहते हुए बैंक का उपयोग किया। और बैंक दूसरा बैंक के टाइम में, अब मोदी जी के आने के बाद जो बैंक से लोन दिए गए थे, मेरा उद्देश्य था कि संघ के लोगों को कभी बैंक का बेनिफिट, सरकारी योजना का बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैंने सबसे पहले अपने संघ के जितने लोग थे, आनंद पर्वत ब्रांच में था, तो सभी के बैंक अकाउंट खुलवाए, लेडीज हों, बच्चे हों, बड़े हों, सबके उनके सबको मैंने कोशिश की कि जो मोदी जी का 50,000 रुपये का लोन था, 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन था, वो मैंने अपने स्वयंसेवकों को, समाज के जो भी निडी व्यक्ति था, जेन्युइन व्यक्ति था, उसको दिलाने की कोशिश की। वो आज तक लोग मुझे, और आज तक 100% रिकवरी हो रही है उस लोन के अंदर। और आज तक लोगों की दुआ लग रही है कि चलिए आपने बहुत अच्छा हमारा बेस बना दिया, उससे आज तक हम पूरी लाइफ चल रही है, परिवार चल रहा है। ये समाज को एक तरह की, यानी कि देन तो नहीं, समाज के लिए मैंने सहयोग किया, सेवा की इस माध्यम से। तो देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी बात बताई चड्ढा जी ने कि बैंक में होते हुए भी सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे और हर एक की सहायता की। बहुत ही अच्छा। और जैसा मैं आपको बताऊं कि हमारे चड्ढा साहब खुखरैन बिरादरी के भी एक अच्छे मेंबर हैं और बहुत बड़ी है खुखरैन बिरादरी, और ये इनका अपना परिवार भी संयुक्त है। और आप 3 भाई हैं? हाँ, 3 और बहन? 3 बहनें। 3 बहनें। और देखिए बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। लेकिन प्रभु कृपा से आज जैसे समाज में आज तो एक परिवार का ही चलन है, तो चड्ढा जी ने इतने बड़े परिवार की सबको एक साथ लेके चले, माता पिता के ना होते हुए भी। तो मैं चड्ढा जी आपसे इस बारे में कुछ पूछूंगा, संयुक्त परिवार में रहना कैसा अनुभव है आपका? संयुक्त परिवार से बढ़िया कोई चीज नहीं। आजकल लोगों को रियलाइज हो रहा है, जो मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, कि हम तीनों चारों भाई होते तो बिजनेस में भी, नौकरी में भी एक व्यक्ति घर पे रहता है, दूसरा व्यक्ति दुकान संभालता है, दुकान में भी 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अकेला एक व्यक्ति बिजनेस नहीं कर पाता। नहीं, संयुक्त, हम तो पूरे वैसे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमारी जो सनातन संस्कृति की देन है कि पूरा विश्व अपना परिवार है। जब मंदिर में आरती करते हैं, विश्व का कल्याण हो, हम अपने लिए नहीं मांगते, समाज के लिए नहीं मांगते, पूरे विश्व के लिए, या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसका भगवान के माध्यम से कल्याण होना चाहिए। और संयुक्त परिवार की ये देन है कि हमारे यहाँ तक कि हमारे जो चाचा ताया जी वगैरह, वो भी एक ही परिवार, संयुक्त परिवार, वहीं से वो हमें प्रेरणा मिली। तो वहीं से प्रेरणा लेके हम आगे भी तीनों भाई संयुक्त परिवार में रहते हैं। बहनें सबकी शादी की, मैंने बहनों की, भाइयों की शादी की, और एक बहुत अच्छा एहसास। और भाई भी मेरे मुझे पिता समान ही मानते हैं। उनके बच्चों की शादी को लोग तो मुझे कई बार, भाइयों की 2 बेटी 1 बेटा है, और दोनों डॉक्टर हैं, उनको पढ़ाया लिखाया, क्वालिफाइड किया, यानी इतना उच्च स्तर पर पहुंचाया। और लेकिन लोगों को पता ही नहीं था। लोग, उसकी शादी थी, बेटी कहते चले, अच्छा आपकी बेटी की शादी हो गई, तब आप निपट गए हो। उनको पता नहीं कि भाई की बेटी है कि मेरी बेटी है। ऐसा समाज में बात। अभी भी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो मैं जाता था, भाई के बच्चों की। इसका मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, बिजनेस है उनका,
फ्रेंचाइज हैं, ऑर्गेनिक इंडिया की होटल हैं, अपने आप संपन्न हैं। मैंने अपने आप को आज की तारीख में कोई अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं रखी, फिर सामाजिक काम ही मेरा लक्ष्य है और उसी में रिटायर होने के बाद तो फुल टाइम बस घर पे सिर्फ खाना खाने जाता हूँ, बाकी पूरा टाइम समाज के लिए। बहुत अच्छा। अच्छा चड्ढा जी, इतने बड़े परिवार को जोड़ कर रखने का क्या राज है? इतने बड़े परिवार को जोड़ के रखने का यही राज है कि आपकी थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों लेडीज़ में तो होती रहती हैं, लेकिन भाइयों में नहीं होनी चाहिए। और बड़ा दिल रखना चाहिए, ये मानना चाहिए ये भाई नहीं, ये मेरे बेटे हैं। अपने बच्चों के लिए जो हम करते हैं वही अपने भाइयों के लिए करें। तो अब बड़ी सोच रखो तो फिर तो आपका परिवार निभेगा। भाइयों की तरफ से दोनों हाथ से ताली बजती है, वो भी आपका सहयोग करें, लेकिन आपको अपना बड़ा दिल रखना पड़ेगा उनके भाइयों के प्रति, तभी आप पूरा संयुक्त परिवार चल सकता है। बहुत ही सुंदर बात कही चड्ढा जी ने। चड्ढा जी, आज की युवा पीढ़ी को परिवार के महत्व पे आज कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही आग्रह है कि अपने आने वाले युवा जो भाई बच्चे हैं कि संयुक्त परिवार में रहें, फैमिली का जोड़ के रखें। और एक मेरा और आग्रह रहता है कि अपने परिवार के लोगों से कि परिवार में कोशिश करें कि शाम का डिनर खाना पूरा परिवार सहित खाएं, आप घरवाली बच्चे, और आधा घंटा मोबाइल को बंद रख के और इकट्ठे ही खाना खाएं। तो आपकी पूरी दिनचर्या, पूरी आपके आगे वाली फर्दर प्लानिंग वगैरह डिस्कस हो सकता है। परिवार के लोग कम से कम परिवार में आपस ये नहीं है, आजकल के टाइम में तो उल्टा है, घर में 4 लोग हैं, 4 लोग अपने अपने कमरे में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। अगर किसी को बात भी करनी है मम्मी से, डैडी से, पापा से, बच्चों से, तो मोबाइल पे ही बात करते हैं, आपस में मिलते नहीं। कम से कम मेरा आग्रह है कम से कम एक टेबल के ऊपर बैठ के एक जगह खाना खाएं। आज के बच्चों और परिवार को ये मेरा आग्रह है कि कम से ऐसा समय फिक्स करें कि शाम रात को खाना इकट्ठा खाएं। तो दर्शकों देखिए, हमें अपने बड़ों से कितनी बात सीखने को मिलती है। चड्ढा जी ने जो ये बात कही कि आप लोग आधा घंटा रात को अपना मोबाइल बंद करके इकट्ठे बैठे, इकट्ठे डिनर करें, या कोई अगर जैसे हमारे घर में बुजुर्ग हैं अगर पहले डिनर कर लेते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम हम आधा घंटा इकट्ठे होके बैठे, ताकि जिससे हमारे परिवार की आगे की प्लानिंग क्या डिस्कशन ये क्या हो। तो बहुत ही सुंदर। अच्छा चड्ढा जी, आप धार्मिक जीवन से भी आपके बहुत जुड़े हुए हैं, और आज जैसे आपने बताया कि आप घर सिर्फ खाना खाने जाते हैं, बाकी सारे दिन आप सामाजिक कार्यों में रहते हैं, तो धार्मिक संस्थाओं से जुड़ने की आपको प्रेरणा कहां से मिली? मेरा लक्ष्य क्या है, शुरू से मेरा धार्मिक जीवन रहा है। मैंने लगभग चारों धाम की यात्रा मिसेज के साथ, दोनों बच्चे, उत्तराखंड के चारों धाम और अमरनाथ की यात्रा, मानसरोवर की यात्रा चाइना में, और काठमांडू पशुपतिनाथ का मंदिर, यानी दिल्ली इंडिया के सारे मंदिर अटेंड किए हुए, हर एक मंदिर देखे, दर्शन किए हुए, भगवान का आशीर्वाद लिया हुआ है। धार्मिक मैं बचपन से ही सोचता है मुझे मंदिर बनाना है। मैं किसी जोशी के पास जाता था तो उसको हाथ दिखाता था, तो ये नहीं पूछता था कि मैं कब नौकरी लगेगी, क्या होगा, यही एक पूछता कि मैं मंदिर कब बनाऊंगा। अच्छा। भगवान ने मेरा लक्ष्य पूरा किया। मुझे सौभाग्य मिला कि जो हमारे चाचा जी ने 1932 में पहाड़गंज में 800 गज जगह लेके मंदिर को दान दी। उस मंदिर को पुनः निर्माण करने का लॉकडाउन के टाइम में, जब किसी की जेब से 10 रुपये निकालना मुश्किल था, तो सबसे पहले पहाड़गंज से मैंने 3.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उस मंदिर का भव्य निर्माण किया। 1 फ्लोर बनी है, अभी वो 5 फ्लोर बननी है। लोगों 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्रभु का काम है, प्रभु का काम तो कभी रुकता नहीं। और मंदिर में अंदर एक एक चीज चुन चुन के मूर्तियों की, अपने अंबाजी जो गुजरात के अंदर, वहाँ से वर्ल्ड में सबसे अच्छा पत्थर वहाँ का होता है, वहाँ की मूर्तियाँ मंगाई। कलाकारी, बाहर का जो गेट बनना है वो राजस्थान से गेट बनवाया, शिखर बनने हैं उसके लिए वृंदावन से व्यक्ति बुलाए, जो भी चीज़ वही चुन चुन के की। इसका नाम क्या, उस समाज में ऐसा होता है कि सबसे पहले चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं किसी से पैसे मांगने आऊँगा क्या, भाई जो किसी ने कोई क्वेश्चन करे, आपने क्या दिया। मुझे जो बैंक से रिटायर हुआ था, लोगों को 40-45 लाख रुपए मिले, तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों की इच्छा होती है पापा को पैसे मिलने हैं तो उसके लिए, तो मैं बच्चों को पूछा कि भाई बेटा ये क्या पैसे मिलने हैं, क्या करना है उसका। कहते पापा, दोनों बच्चे बोले पापा आपके पैसे हैं, जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी करो। मैं जब मेरे पैसों में बच्चों को कुछ नहीं देना, मुझे 50-60 हज़ार रुपये पेंशन मिलनी है, मेरे लिए गुजारे के लिए काफ़ी है, मुझे 30-40 हज़ार रुपये दान के लिए महीने में चाहिए होते हैं, पेंशन से गुजारा, रोटी घर पे खाता हूँ। और जब बच्चों को मेरे पैसे नहीं, तो मैंने उस दिन तय किया सारे पैसे मैं दान करूँगा। ऐसे ही किया। ये 5 लाख रुपये सबसे मंदिर को दिए, 5 लाख समर्पण गौशाला उनको दिए, 5 लाख संघ का स्कूल है, ऐसे अलग अलग जगहों पे। ऐसे बताना नहीं चाहिए अपने आप, तो संस्कृति ऐसी है कि
बायां हाथ दान दे और दाएं हाथ को पता चले। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी समाज को प्रेरणा मिले कि दान के माध्यम से हम समाज का निर्माण कर सकें। और इतना बड़ा मंदिर बना है, आज उस मंदिर में इतना अच्छे कार्यक्रम, माता की चौकी, खाटू श्याम का कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ, और यहाँ तक कि एक एक दिन में 3-3 क्रिया, सवेरे 10 से 11, 12 से 1, 3 से 4। यानी समाज पढ़ने में इतनी बड़ी जगह ही नहीं है, 800 3 साइड ओपन, वैसी जगह समाज के लिए हो गई। लोग 100 साल तक इस जगह को याद रखेंगे। इसका नाम क्या, मुझे तो नहीं, जब लोगों को एक और बात बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं पहाड़ी में चर्चा होती है, भाई कहाँ कार्यक्रम है, चड्डाई के मंदिर। मैं कहा चड्डाई का मंदिर है, मंदिर तो भगवान का है ये फेमस है चड्डाई का मंदिर। दूसरा, मैंने उसके अंदर एक ऐसा पंखा लगाया है जो 2.25 लाख रुपए का पंखा आया है। पूरे हॉल के अंदर एक ही पंखा काम करता है। अच्छा। जिसकी 16 फुट की उसकी पंखड़ियां, 8-8 फुट की इधर, और जहाँ बहुत बड़ा भव्य पंखा है। आपने एयरपोर्ट वगैरह कई जगहों पे देखा होगा पंखा, वो पंखा लगा के, और कई वो लोग तो कहते हैं पंखे वाले मंदिर में जाना है ऐसा फेमस हो गया इसका। इसलिए धर्म की मेरी शुरू से रुचि रही है, और मैं मिसिज की मेरे से ज़्यादा रुचि थी। अगर मैं बोलता 100 रुपये दान करते हैं, नहीं होती 200 रुपये दान कर दिए। मिसिज की प्रेरणा से ही मैंने मिसिज के माध्यम से ही मिसिज स्विट्जरलैंड के अंदर भगवत कथा, टॉप ऑफ द यूरोप, वहाँ पर जाके भगवत कथा कराई। क्रूज के अंदर विजय कौशल जी महाराज जी की, और संजीव ठाकुर जी से मैं जुड़ा हुआ था, संजीव ठाकुर जी की 2 बार क्रूज के अंदर कथा कराई। और संजीव ठाकुर जी के साथ ही स्विट्जरलैंड, रोम, ऐसी 8-10 कंट्रियों में कथा के माध्यम से ही जाना हुआ। तो ये शौक था ना, शौक, यहाँ शौक को माँ कोई ना कोई मिल ही जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा चड्डा जी, दान और सेवा का असली महत्व आप कैसे समझते हैं? मेन महत्व तो सेवा का है, और दान के बिना सेवा भी नहीं हो सकती। क्यों, हर जगह पे पैसे चाहिए, पैसे अर्थ के बिना काम नहीं चलता। सेवा के लिए आप तन मन धन से कर सकते हैं, तन मन से लेकिन जब तक धन ना उसमें जुड़े, कोई भी चीज़ का निर्माण करना है, किसी की सेवा करनी है, भंडारा करना है, धन तो चाहिए चाहिए। तो सेवा तो आप अपने शरीर के माध्यम से सेवा करते रहेंगे, लेकिन दोनों चीज़ों का महत्व अपने अपनी जगह पे है। धन का महत्व अपनी जगह पे और सेवा का महत्व अपनी जगह। अच्छा चड्डा जी, ऐसा कोई अनुभव जहां धर्म या सेवा ने आपकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया हो? हमारा जीवन तो कदम कदम के रोज नए उदाहरण मिलते हैं। सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में मेरा एक लक्ष्य रहता है कि व्यक्ति अधिक से, आप देखेंगे मेरे फ़ोन के अंदर 10,000 फ़ोन नंबर हैं लोगों के। पहाड़न की मिनी डायरेक्टरी बोलते हैं। किसी को फ़ोन नंबर, चड्डा जी और राहुल टेंट वाले का नंबर देना, उसका नंबर देना, इसका नंबर देना, तो सारे नंबर इसके अंदर फीड है। इसका नाम क्या? तो भी कारण क्या है कि हर एक से जुड़ने की व्यक्ति, अब देखिए सेवा के माध्यम, अब आपने किसी का दिल जीतना है ना, तो आप उसके दुख में हाजिर हो जाओ। अब देखो आज की डेट में पहाड़न क्या, दिल्ली में जितने मित्र हैं मेरे, अपने सामाजिक व्यक्ति हैं, उन भाई जी उनके घर में किसी की डेथ हो जाए तो बोलते हैं चड्डा जी सबसे पहला फ़ोन हमने आपको किया है कि आप आगे सारी व्यवस्था कर लोगे, देख लोगे। सवेरे उठते फ़ोन आ जाते हैं, चड्डा जी उसकी डेथ हो गई, हमारे लिए वो VIP चिता बुक करा दो, हमारे लिए एम्बुलेंस का इंतजाम कर दो। अपने पास सारे माध्यम हैं। इसका नाम क्या? तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसीलिए काम बोलता है अपना समझ के। समाज में हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। कार्ड तो सिर्फ लिमिटेड व्यक्ति, शादी का कार्ड हो, किसी का, लिमिटेड व्यक्तियों को देता है जिनको वो अपना समझता है। एक और आपको बात बताऊँ, शायद आपको भी अच्छी लगेगी। अगर मेरे शादी के सीजनों में अगर मेरे पास 8 या 10 कार्ड आते हैं, उसमें सबसे पहले मैं सबसे निम्न व्यक्ति का कार्ड देखता हूँ। जो निम्न व्यक्ति का कार्ड है, जो समाज में अपेक्षित वर्ग है, उसकी शादी में सबसे पहले जाता हूँ, क्योंकि उसकी शादी में जाऊँगा, उसके अगले का मान बढ़ेगा कि चड्डा जी आ गए, चड्डा जी आ गए हमारी शादी में। और मुझे भी लगेगा 10 लोग इसे मान सम्मान कर रहे हैं,